काजी फैज़ साहब जाने वाले हैं, जो हुकूमत एक जुडिशल पैकेज की बात कर रही है और काजी साहब को एक्सटेंशन देने पे आ रही है। देखिए मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान। अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया और जेल से अहम पैगाम आ गया। पीटीआई इमरान खान के वकला ने अहम ऐलान कर दिया और अलीमा खान की दिलेरी। देखिए सब कुछ इस वीडियो में। काजी फैज़ साहब जाने वाले हैं, जो हुकूमत एक जुडिशल पैकेज की बात कर रही है और काजी साहब को एक्सटेंशन देने पे आ रही है। देखिए मेरी बात सुने, आप पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे पूरा निज़ाम तब्दील किया जाता है एक इंसान को अपनी जगह पे बैठाने के लिए। ये क्या बात है? ये कोई तरीका है? आज आपको मिलेगा ये? आपको जब एक सेकंड, जब आपकी रिटायरमेंट आएगी आप चुप करके घर जाओगे। तो ये कोई तरीका है कि आदमी के पीछे पूरा सिस्टम आप पैकअप करवा दें? ये बिल्कुल नहीं होगा। और काजी ऐसी शराफत इसमें है कि इज्जत से बाइज्जत अपने आप को तारीख का हिस्सा बना लें, नहीं तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ दुनिया इनको याद रखेगी और वो अच्छे अल्फाज में नहीं होगा। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि जनरल फैज हमीद के बाद 2 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो है जेल, वो गिरफ्तार हुई। ये तस्वीर पैदा किया जा रहा है कि ये सारे लिंक जो है पीटीआई के साथ जुड़े हैं। किसके साथ जुड़े हैं? इमरान खान के साथ। जी जी, पीटीआई और इमरान खान पे ये सलाहकारी कर रहे थे, उनके पैगाम फेस तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत जो अभी शुरू किया ना इन्होंने, जो ये कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज का कर रहे हैं। यहाँ तो हर हाउसिंग सोसाइटी में फौजी है तो सारे ही जाएंगे फिर। अगर फौजियाँ तो हर हाउसिंग सोसाइटी। ये कोई काम होता है चीफ जस्टिस का? ये अपना ओहदे की इज्जत और उसकी जो उसकी साथ है उसको बरकरार रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीफ साहब बुलाएंगे आपको मंडे तक? मैं तो हम तो आज भी तैयार है मिलने के लिए। हम पेश होना चाहते हैं उनके आगे, लेकिन उन्होंने जब विजिटर्स कार्ड इशू किया ना, वो कहते हैं हम दे नहीं सकते कि आप आगे जा सके। चीफ जस्टिस के कोर्ट में नहीं जाने दे रहे। आप खुद भी नहीं जाने दिया? आप बुलाए गए हैं कि आप खुद भी नहीं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाने दे रहे। हमारे पास वो वाला रंग का कौन सा कार्ड होता है? ग्रीन रंग का। मैडम, आपके वकील को तो सारा पता था कि कोर्ट रूम के लिए या फिर ऑफिस एडमिन ब्लॉक के लिए अलग कार्ड लेने हैं, उसके बावजूद क्या आप नहीं, हमने मांगा तो वो दे नहीं रहे। उनको इंस्ट्रक्शन है कि आपने ये कार्ड इनको खवातीन को नहीं देना। उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं बेचारों को। अब उनका कसूर तो नहीं है जो बेचारे सिक्योरिटी में। मैडम, बंदियाल साहब के दौर में भी ये बड़ी डिस्कशन होती थी कि लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एतराज़ करती थी कि बंदियाल साहब हमारा केस ना सुने, लेकिन वो अपने 3 रुकनी बेंच में ही सारे केसेस सुनते थे। तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से कोई एतराज़ नहीं था। देखिए, तब पीटीआई के केसेस लगे नहीं होंगे, ठीक है? अगर जब केसेस लगे, काजी फैज़ ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, सारे पाकिस्तान को पता है। अगर इंसाफ के ये तकाज़े हैं, बड़ी बाइज्जत उनको कहा गया है। लेकिन कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जजेस की पढ़ लेना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट करते हैं फ़ोन के साथ। थोड़ा सा अगर फ़ोन इंटरनेट खोलेंगे तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जजेस आप ज़रूर पढ़ लेना। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे के ऊपर लागू है एक निज़ाम, जिसके तहत एक सेकंड सिर्फ हमारे पर लागू नहीं है कि हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए कोर्ट के अंदर और मिसकंडक्ट क्या होती है इंसानों की, जिनको जज किया जाता है। जो जज होते हैं उनका भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में है। अगर वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे नहीं उतरते तो आमतौर पर जजेस को भी ट्रायल पे डाला जाता है। और कई दफ़ा एक छोटी सी गलती भी हो जाए। एक अमेरिका में एक जज ने एक मुलाजमा रख ली जिसका वीज़ा नहीं था, मतलब क्या वो पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने उसके ऊपर एक जज मुस्ताफी हो गया था। तो यहाँ पे हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसके अंदर जो अदलिया है वो अपना एहतसाब करे। मैडम, ये बड़ा पुराना सिलसिला है। जजेस जो है, मेरी बात सुने गौर से सुने। अगर ये काम कर रहे थे इसलिए कर रहे थे क्योंकि किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान में ही कॉन्सेप्ट नहीं है चैलेंज करने का, क्योंकि जज के सामने जब जाते हैं लॉयर से पूछें क्या होता है। अगर वो कॉन्डक्ट उनकी चैलेंज करें, सारे लॉयर्स हमें ये बताते हैं कि हमें ये धमकियां देते हैं, हमें कहते हैं हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, और कई दफ़ा हमारे केसेस के ऊपर इतना सख्त बायस दिखाते हैं कि जीता हुआ केस हार जाएंगे, क्लाइंट्स भी हमारे पास नहीं आते, तो ये जज इसको पसंद नहीं करता। समझ आई? तो लॉयर्स को ना ये कहें, लॉयर्स के ऊपर बहुत बदमाशी की जाती है कई दफ़ा। उनका जज लॉयर से जाके पूछे, उनकी ज़िंदगी कोई आसान काम नहीं है जजेस के आगे। प्रीवियस जुडिशियल डिस्पेंसेशन जो थी वो भी मुतासिर थी या सिर्फ यही मुतासिर? देखें, उमर बंदियाल, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान उनके चुप रहने का हुआ है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम को नहीं हुआ जब इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाया। यही काफ़ी है। और वो चुप रह गए। उनके ऑर्डर्स थे इलेक्शन 14 अप्रैल को कराओ, वो इलेक्शन जब नहीं हुए वो चुप करके बैठ गए और उन्होंने उसके बाद आवाज़ नहीं निकाली। ये सबसे बड़ा इस जुडिशल सिस्टम उसके बाद बद से बदतरीन होता गया। ये आप
देखिए, ये 4 केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एडजस्ट नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई है तो हमारे वैलिड वोट को इनवैलिड करके फिर उनको दूसरे पार्टी से माइनस करके हमारे 1,34,000 से कम करके 1,20,000 तक है। अब 2 केसेस जो कौमी असम्बली के थे वो अलग थे, उसमें नोटिफिकेशन पहले से इशू हुआ था। ये एहसान विर्क साहब की जो केस है ये गुजरांवाला वाला है, इसमें सिर्फ नोटिस ही आया था। अब पहले दिन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। मेन काउंसिल अब्रॉड गया हुआ था तो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी हियरिंग मंडे के लिए, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला इसकी हियरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन पे हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, बावजूद इस रिजर्वेशन के हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये भी ऑर्डर अगर पास होना है तो जुडिशियल ऑर्डर पास होना है, विद रीजंस पास होना है। हम इलेक्शन कमीशन से फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ये भी इस्तदाब करेंगे कि जिस बंदे ने कभी दरखास्त पहले दी नहीं थी उनको कोई इशू था नहीं, फॉर्म 45 सारे वजह हुए थे, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, उनके वैलिड इनवैलिड वोट उसमें रिकॉर्डेड है, फॉर्म 47 प्रॉपरली इशू हुआ था। उसके बाद कौन सी ऐसी बात आ गई है कि आप उनको कहेंगे मैं रिकाउंट करता हूँ? पहले की आप उसकी मिसालें उठा ले। वो रिकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि हमारे वैलिड वोट को रिजेक्ट करके कहता है आपके इतने वोट कम निकले और दूसरे के ज्यादा निकले। अच्छा सर, देखिए, ये 4 केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एडजस्ट नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई है तो हमारे वैलिड वोट को इनवैलिड करके फिर उनको दूसरे पार्टी से माइनस करके हमारे 1,34,000 से कम करके 1,20,000 तक है। अब 2 केसेस जो कौमी असम्बली के थे वो अलग थे, उसमें नोटिफिकेशन पहले से इशू हुआ था। ये एहसान विर्क साहब की जो केस है ये गुजरांवाला वाला है, इसमें सिर्फ नोटिस ही आया था। अब पहले दिन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। मेन काउंसिल अब्रॉड गया हुआ था तो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी हियरिंग मंडे के लिए, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला इसकी हियरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन पे हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, बावजूद इस रिजर्वेशन के हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये भी ऑर्डर अगर पास होना है तो जुडिशियल ऑर्डर पास होना है, विद रीजंस पास होना है। हम इलेक्शन कमीशन से फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ये भी इस्तदाब करेंगे कि जिस बंदे ने कभी दरखास्त पहले दी नहीं थी उनको कोई इशू था नहीं, फॉर्म 45 सारे वजह हुए थे, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, उनके वैलिड इनवैलिड वोट उसमें रिकॉर्डेड है, फॉर्म 47 प्रॉपरली इशू हुआ था। उसके बाद कौन सी ऐसी बात आ गई है कि आप उनको कहेंगे मैं रिकाउंट करता हूँ? पहले की आप उसकी मिसालें उठा ले। वो रिकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि हमारे वैलिड वोट को रिजेक्ट करके कहता है आपके इतने वोट कम निकले और दूसरे के ज्यादा निकले। अच्छा सर, देखिए, ये 4 केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एडजस्ट नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि रिकाउंटिंग अलकादिर ट्रायल जो है वो एक दफ़ा फिर बड़ी तेज़ी से अलकादिर ट्रायल चल रहा है जो कि कंक्लूड होने जा रहा है। अहम बात ये थी कि आखिरी गवाह नैब अपना अलकादिर ट्रस्ट में जो है वो एग्जामिन कर रहा है और उस आखिरी गवाह ने अपनी बयान में उसने कुछ ऐसी अहम उसने इंफॉर्मेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने रिवील की जिससे ये पता लगा कि ये जो मामला मलिक रियाज फैमिली का और अली रियाज का जो मामला था ये आज से 4 साल पहले 2020 में ये इंक्वायरी शुरू हो के बंद हो चुकी और क्लोज हो चुकी है और इसमें ये तमाम मामला जो है एनसीए के पैसे अटैच करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेजने का और ख़ास तौर पे जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन मलिक रियाज फैमिली और एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी यूके, वो तमाम मामलात एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर नैब हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होती है, उसमें ये तमाम मामलात डिस्कस होते हैं और फैसला होता है कि इस केस को क्लोज करना है। तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन, एक ख़त्म हुए केस को बदनीयती से छुपाते हुए नैब ने कंसील करते हुए दोबारा इस केस को रीओपन किया और रीओपन करने के बाद इसका ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा था। आज ये भी बात बहुत अहम है कि ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दे दिया है कि फाइनल जजमेंट देने से तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, तो आइंदा तारीख के लिए बुध के लिए हमारा 2 केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। एक जो बुल्गारी का न्याट केस है वो भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स करके जज साहब को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है, फैसला सुनाने से अलकादिर में रोक दिया गया है और उसका मेन वजह जो इस गवाह ने PW 35 जो तफ्तीशी अफसर है अलकादिर ट्रस्ट का, उसके अहम इंकशाफात जो ट्रायल में उसने किए कि ये एक मामला पहले क्लोज था, अब इसको हमने रीओपन किया है। सो एक क्लोज्ड केस को दोबारा रीओपन करके पिछले तमाम हकाइक को छुपाना ये फेयर ट्रायल के मुनाफी था। ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सब डिसीजन से रोका गया है? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह
तो मजीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं दी, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें या स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दे, हम अपनी असिस्टेंस दे दें। हमने तो कभी भी जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी है। तो इंशाल्लाह नैब आ जाए, हम आ जाएंगे। मगर मेन बात यह कि बुध वाले दिन जो नीचे अलकादर ट्रायल है, अब उसमें फैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया और स्टेज वही आ चुकी है जो फैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फैसला सुनाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया गया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 में जी जुडिशल कर दिया गया है और तोशाखाना 2 में आप मजीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जजेस ने जो बड़े अहम सवालात हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए। मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल अप नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से तोहफे की आप तफसील मांग रहे हैं। आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके खिलाफ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए हैं और किस किस को मुलजिम बनाया है। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की, जिसमें 14-14 साल सजा हुई, तो तब आपने बुल्गारी के सेट को क्यों ना आपने उस वक्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसी वक्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों एक बड़ी मुफस्सल और जामे हेयरिंग जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अलकादिर भी उसी दिन होगा और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह होगा। अच्छा सलमान साहब, जरा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को, पीटीआई को? खान साहब देखिए, इससे सबसे बड़ा फायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो होगी कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों इस पे हेयरिंग होगी। फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा। ये भी ऐसी कोई मेरे इल्म में बात नहीं। थैंक यू। वैसे चलाया जा सकता है सर सिविलियन का फौजी अदालतों में केस? वो मामला सब जुड़े से किया जा रहा है कि फैज हमीद के जो है गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। आप कानूनी ये सारी बता दें। रूमर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। ये सुनी सुनाई बातें। खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हुए हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हुए हैं, उन सारों में जमानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बनाए? सर थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो इसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी जमानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की जमानत को एक्सेप्ट किया। देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है। आई विल फाइंड आउट, आई एम नॉट द लॉयर इन दैट केस। मालूम कर लेंगे कि वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड था या नहीं, मगर उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्टर होना ना होना एक और बात है, मगर आईओ का पिछली केस, इस केस को एक दफा पहले इन्वेस्टिगेट करके इसको पहले क्लोज करना, वो सारी रेलिवेंट है। खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो पेंडिंग है? वो इसी वजह से की गई थी क्योंकि इन्हें पता था कि खान साहब और बीबी साहबा के ऊपर ये मुकदमात हमने बनाने हैं, तो लिहाजा रिमांड जो है वो उसकी 40 दिन तारीख रखी जाए कि 40 दिन तक जो है वो
फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है और कानून के अंदर तरमीम लाने का मकसद ही ये था। उस मकसद के अंदर ये पूरे हुए हैं। 36 दिन में जितने सवालात खान साहब से किए गए, मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूँ कि खान साहब ने कहा कि तोशाखाना के हवाले से मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मैंने इससे पहले जो मेरे ऊपर केस बनाया गया जिसमें खान साहब को 14 साल सज़ा दी गई, उसमें भी यही सवाल खान साहब के सामने रखे गए और खान साहब जवाब दे चुके हैं। लेकिन बिला वजह खान साहब और बीबी साहबा को मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए, हरासा करने के लिए ये रिमांड की सज़ाएँ की गई। और अदालत भी, हम हैरान हैं कि अदालतों को चाहिए कि इंसाफ से वो देखें कि अगर 108 गिफ्ट हैं तो आपने 108 दफ़ा केस चलाना है, 108 दफ़ा ट्रायल करना है, 108 दफ़ा सज़ा देनी है। एक जुर्म के ऊपर 1 दफ़ा सज़ा होती है। ये नहीं होता कि एक जुर्म के ऊपर आप 10 दफ़ा सज़ा दे दें। खान साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट जो है रिटन अपने हाथों से लिख कर दी, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। खान साहब ने कहा कि ये तो मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है, इसे आप तब्दील कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये झूठे केसेस इन्होंने बनाए और उसके अंदर फिर तरमीम की ताकि अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है उस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। आज तोशाखाना केस के अंदर वकला की टीम को फिर वही मसाइल। एक वकील को अंदर जाने दिया गया है, फोकल पर्सन इंतज़ार भाई, उनको भी रोका गया है, बाकी लीगल टीम को भी रोका गया है। दूसरी तरफ से नैब के जितने वकला आए उनको इजाज़त है और वो जितने उनके पास डाले गाड़ियाँ होती हैं वो सारा लेकर अंदर चले जाते हैं। उनको वहाँ पर वैसे अंदर भी जाकर प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, चाय चल रही होती है, बिस्किट चल रहे होते हैं, जो मर्जी है उनको दिया जाता है। लेकिन हमें तो गेट के बाहर ही रोक लिया जाता है, घंटा घंटा 2-2 घंटे खड़ा किया जाता है। अभी 12:30 का टाइम हुआ है, तो 12:30 आप देख लें कि 10 बजे से आकर 2.5 घंटे हमें गेट के ऊपर खड़े कर रखा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जी अंदर बस एक वकील आ जाए। भाई क्यों? कोई केस होता है तो उसके अंदर मुकम्मल लीगल टीम पूरी उन्होंने जाकर असिस्ट करना होता है। हर एक की अपनी अपनी तैयारी होती है, हर एक ने अपने अपने दलाइल देने होते हैं। और वैसे अगर आपने ओपन ट्रायल किया हुआ है तो वकील अगर उसमें वकालतनामा हो या ना हो, उसका खान साहब के जितने वकला हैं उनका राइट है, क्योंकि दीगर केसेस के अंदर भी वो केस कर रहे हैं, मुलाकात भी हो जाती है, केस में कोई मामलत भी हो जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन आपने वकला के ऊपर तो पाबंदी लगाई हुई है, साथ जनरल पब्लिक जो नामालूम लोग अंदर आप लेकर जाते हैं जिनका कोई पीटीआई के साथ अलग नहीं है। हमारे ये टाइगर सारे आप देख रहे हैं साथ खड़े हैं, इनको रोका जाता है, ये पीटीआई के फेस हैं, इनको रोका जाता है और जहाँ पर जिनको जानती नहीं है उन्हें भिजवाया जाता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग थी 2020 के अंदर, उसकी कॉपी लेने के लिए हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से सदा की, वो हमारी सदा खारिज कर दी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं जहाँ पर आज समाअत है। हम यही सदा करेंगे कि 2020 के अंदर एक केस जो ये 190 मिलियन पाउंड है वो ख़त्म हो चुका है। वो तफसीलात सामने आनी चाहिए, कौम के सामने आनी चाहिए, अदालत के सामने हम रखेंगे कि एक केस जब 190 मिलियन पाउंड उस वक्त आया और नैब ने धमाल डाली, आज वही नैब दोबारा केस स्टार्ट कर रहा है। उस वक्त केस क्यों क्लोज़ किया गया? इसी वजह से क्लोज़ किया गया ना कि उसको आगे नहीं प्रोसीड करना, वो नहीं समझते थे। तो दोबारा केस को उठा के और दोबारा इसको प्रोसीड किया गया और खान साहब बीबी साहब को इम्प्लीकेट किया गया कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। परवेज़ खटक आया, जुबैदा जलाल आई, आज़म खान आया, एक ने या उसके अलावा जितने गवाह, एक ने ये नहीं कहा कि खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। इसी तरह तोशाखाना केस के अंदर इनाम शाह को जो पीछे अप्रूवर बनाया गया था उसको दोबारा लाया जा रहा है। अब इनाम शाह जिसको 2 तनख्वाहें ले रहा था तो उस वजह से उसे निकाला गया, उसे अप्रूवर बनाकर एक घर का एक मुलाजिम है, तो क्या वो मिलिट्री सेक्रेटरी से या हुकूमती लेवल पर सारे मामला उसने देखने थे जो घर में सिर्फ एक होता है, एक मुलाजिम होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने मौक़िफ़ वाज़ेह रखना बड़ा ज़रूरी था। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता था कि काजी फाइज़ साहब, उनके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर आदम एतमाद कर चुके हैं, रिक्यूज़ल की दरखास्तें हमारी जा चुकी हैं। वो तमाम केसेस से जो खान साहब के हैं या बीबी साहबा के हैं या पीटीआई के हैं, उनसे खुद को अलहदा करें, क्योंकि जिस तरह हमारे से बल्ले का निशान लिया गया, हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमारे लोगों को अगवा किया गया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन नहीं हुई, दरखास्त लेकर गए, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कोई वॉलेशन हो रही है, कोई अगवा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। बल्कि कहीं और पर मौलियात का केस हो तो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क देते हैं, कहीं कोई और धरना केस चल रहा हो तो हमारे ऊपर कहते हैं कि उस वक्त रोक लिया जाता तो ये 9 महीना होता। तो ये ऐसी चीज़ें करके रिमार्क्स दे के वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। उनकी अहलिया जो खान साहब के बारे में केसेस भी कर चुकी हैं, बातें भी कर चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं उनके खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो इखलाकी तौर पर जब किसी एक जज पर इतराज़ किया जाता है तो उसे बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देख लें कि आज ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि खोसर साहब और बुशरा बीबी की जो रिकॉर्डिंग है, हो सकता है उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि हो सकता है उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके चलवाई है।
यानी कितनी मुज़क्का खेज बात है। जजेस लेटर लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और लोगों को उठाया जा रहा, अगवा की जा रहा है, इस्तेमाल की जाती हैं। क्या कोई अपनी तस्दीक कराएगा कि अपनी पर्सनल बातें जो है वो खुद मीडिया के ऊपर देगा, बजाय ये कि वो जजेस जो इंसाफ देने के लिए खड़े हैं, जो इंसाफ के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने खुद कहा है कि हमें एजेंसियों ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है कि आप पीछे हट जाएं साड़ी लीक वाले केस के अंदर से, क्योंकि उन्होंने कहा क्या है, बताएं किस लॉ के तहत रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है, क्यों ब्लैकमेल की जाता है, बजाय ये कि जनाब उनका साथ दिया जाता। मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो उल्टा खड़े, उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक केस जो है उसकी जो है वो ट्रायल जो है उसकी जो प्रोसीडिंग है वो रोक ली जाए। इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे हम 12 कह चुके हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा दें। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान अपना इस्तीफ़ा दें। उन्होंने जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाया है, और मैं आपको ये भी कह दूँ कि ये जो राजा सुल्तान सिकंदर है, इसकी जो वाइफ है, इसकी जो अहल खाना है, बेटी है जो भी, इन तमाम लोगों ने मुझे वोट दिए हैं क्योंकि मैं इमरान खान का उम्मीदवार था और मेरा जो हल्का है उसके अंदर इनका गांव है जिसका नाम है छांट। अब जो छांट है उस मौजे से ये सैकड़ों की लीड से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस जो राजा सुल्तान सिकंदर, इसने तो वोट नहीं दिया, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने हराया है और वहाँ से भी कप्तान के जो है उम्मीदवार जीते हैं। और जिसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मिलिट्री ट्रायल देखें, 88 लोग हमारे मिलिट्री कस्टडी में हैं और 88 लोगों को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। 1 साल हो गया फिजिकल रिमांड के ऊपर उन्हें रखा हुआ है, उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। हसन न्याजी के ऊपर तशद्दुद किया गया, हैदर मजीद हमारे एडवोकेट उनके ऊपर और बाकियों के ऊपर, ताकि वो कोई वादा माफ गवाह बने, कोई गवाही दें कि 9 मई करवाने वाला इमरान खान है, तो उन्हें ना कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक मिलिट्री कस्टडी के अंदर रख के 2 दिन के अंदर फैसला महफूज कर लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उनकी कस्टडी सिविलियन के पास भेज दें, लेकिन उन्होंने ना कस्टडी भेजी और ना ही उन्हें आज तक हो सकता है उनकी सजा ही 6 महीने बनती हो। 1 साल से आपने उन्हें अपने पास कस्टडी में रखा हुआ। तो हम फ़ौरन मुतालबा करते हैं कि उनका केस लगाकर जो भी फैसला करना है, नाइंसाफ़ी करनी है लेकिन फैसला किया जाए। फिर मैं आपके सामने सोशल मीडिया के हवाले से बताना चाहता हूँ कि हमारे टाइगर्स को, हमारे मुख्तलिफ उनकी फैमिली को, उनके भाइयों को अगवा किया हुआ है, तो किसी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया। अजहर मशवानी हो या दीगर हमारे दोस्त जितने भी, उनके भाई जितने अगवा किए हैं, उनको नहीं पेश किया जा रहा। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें पेश किया जाए अदालत के अंदर, जो फेयर ट्रायल उनका हक है। अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है तो आप उनको इम्प्लीकेट करें। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या मुअज़्ज़ज़ जज कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर फ़ौरन उस साफ़ी को भी कश्मीर के अंदर से बरामद कर लिया जाता है या कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट कर दिया जाता है मुकदमे में कि ये फ़लाँ नाके से पकड़ा गया। तो इस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं। रऊफ़ हसन के बारे में ये कहा गया कि उनका व्हाट्सएप जो है उन्होंने कहीं बात की है साफ़ी से। देखें, तर्जुमान थे हमारे तहरीक इंसाफ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी साफ़ी से उन्होंने बात की है अमेरिका में, इंडिया में, यूके में, फ्रांस में, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ मुल्कों में वो टूर्स करते रहे क्योंकि वो लेक्चर देते हैं, तो क्या जुर्म है? और जो मैसेज चला रहे हैं क्या वो ओरिजिनल है? और अगर ओरिजिनल है तो मुझे बता दें कि उन्होंने कौन सा कहा है कि हमारे मुल्क की ये सीक्रेट आपको जो है वो हम इतला दे रहे हैं कि सीक्रेट ये सारे मामलात हैं, तो लिहाजा उन्होंने हमारे मुल्क को कंप्रोमाइज़ किया है। तो झूठे केसेस में पहले उठाया गया उनको और तमाम लोगों को, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेल इस वजह से हुई क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और 22 तारीख को अगर ये मौके के ऊपर NOC कैंसिल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ 22 तारीख को NOC अगर कैंसिल भी, क्योंकि बदनीति के ऊपर मबनी होगी, पहले भी इजाज़त दी कि जानबूझकर कैंसिल की, अगर ये कैंसिल करते हैं तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ फिर भी जलसा करेगी क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। और ये रोकते इसलिए हैं क्योंकि इनकी चोरी डाका जो है उसके ऊपर पर्दा जो है कोई ना उठाए। जो इन्होंने चोरी की हुई है, डाका डाला हुआ है, वो डाका कायम रहे। कमिश्नर रावलपिंडी, जिसके साथ मैं अपनी प्रेस स्टॉक ख़त्म करूँगा, कि कमिश्नर रावलपिंडी को क्यों नहीं पेश किया जा रहा, जब उसने आके खुलेआम ये कह दिया कि धांधली की गई और 70-70 हज़ार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने हराया, जिसमें उसने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब इन्वॉल्व हैं। जो बंदा उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जो बंदा उन्हें उस अदालत में नहीं लेकर आ रहा, अगर काजी साहब भी नहीं लेकर आ रहे, उन्हें नहीं बुला रहे, तो डेफिनेटली जब किसी के ऊपर कोई बात भी की जाती है, अगर आप कह लें कि उन्होंने इल्ज़ाम ही लगाया, अगर इल्ज़ाम ही उन्होंने लगाया है, तो अगर आप सच्चे हैं तो आप फेस करें, आप उन्हें कहें कि आप उन्हें लेकर आएँ, वो कहाँ पर गायब हैं। तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त लाकानूनियत है, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। जब से इनको पता चला है कि अब 22 तारीख को हमारे जो है वो जलसा करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापे, गिरफ्तारियाँ, लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये जितना जुल्म कर लेना, कौम इनकी नीयत भी समझती है, इनकी ये ओछे हथकंडे भी समझती है, किसी सूरत वो ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना पीछे हटेंगे और इंशाअल्लाह ताला
कप्तान के विजन के मुताबिक ये कौम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और हमारा मुल्क के अंदर ये जो IPPs के मुआहदे और जो महंगाई के तूफान ये फार्म 47 वाले जिनकी पहले भी जो हुकूमतें रही ये लेकर आए हैं, इनका खात्मा होगा, इन्हें घर भिजवाएंगे। बल्कि जो इन्होंने जुल्म किया है उसके ऊपर तो इनके ऊपर केसेस बनेंगे और फिर ये जेलों में होंगे। जी व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे तो बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी सब आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।